सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, 2-3 दिन के गैप के बाद फिर दोबारा से अपन ऑनलाइन क्लासेज में शामिल हुए, क्योंकि आजकल वर्कलोड ज़्यादा है। तो अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका लेसन 5th चल रहा था, 5वां लेसन चल रहा था और 5वें लेसन का नाम था पादप जल संबंध। यानी पादप और जल के मध्य क्या संबंध पाया जाता है, जल पौधों के लिए क्यों अनिवार्य होता है, कौन कौन सी जैविक क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है, इस प्रकार की बातें इस लेसन में अपन देखेंगे। इसमें आपका एक पहले पॉइंट हो चुका था कि जल की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। 5-6 विशेषताएं बताई थी मैंने आपको, उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उसमें एक थी कि जल की ध्रुवीय प्रकृति होती है, इसके अलावा जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसके अलावा जल में संजन और आंशजन गुण पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है, इसके अलावा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम घनत्व दर्शाता है। ये चीजें कुछ अपन ने देखी थी जो जल की विशेषताएं होती हैं, जल के गुण होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था विसरण, डिफ्यूजन। विसरण की मैंने परिभाषा बताई थी आपको, और वो परिभाषा थी कि किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना या जाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। इसके बाद में ये देखा था कि विसरण के मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको कि कमरे के अंदर कमरे की 4 कोने होते हैं, उनमें से एक कोने में मैंने आपको बताया था कि एक कोने के अंदर अपन या तो सेंट की शीशी या फिर अमोनिया से भरा पात्र रख देते हैं। थोड़ी देर बाद में नोटिस करते हैं कि वो सेंट के कण या अमोनिया के कण पूरे रूम के अंदर बराबर मात्रा में फैल जाते हैं, जबकि शुरुआत के अंदर उन अणुओं की मात्रा एक कोने में ज्यादा थी, अर्थात वहां पर उनकी सांद्रता ज्यादा थी, बाकी 3 कोनों के अंदर उनकी सांद्रता नगण्य थी। थोड़ी देर के बाद में वो अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करके पूरे रूम में इक्वल मात्रा में या समान मात्रा में फैल जाते हैं। उस क्रिया को अपन ने क्या कहा था, विसरण कहा था। फिर उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल बताया था मैंने कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी भरते हैं और उसके अंदर कॉपर सल्फेट के कण क्रिस्टल डाल देते हैं। तो जहां पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले जाते हैं वहां पर उन अणुओं की सांद्रता ज्यादा होती है, बाकी बीकर में भरे हुए पानी में उनकी संख्या कम होती है। जब वो पानी में घुलेंगे तो थोड़ी देर के बाद में पूरे जल का जो रंग है वो नीला हो जाएगा। नीला होने का मतलब ये होता है कि वो कॉपर सल्फेट के जो कण हैं वो पूरे पानी के अंदर इक्वल मात्रा में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था एक स्वतंत्र विसरण भी एक था पॉइंट। उसमें स्वतंत्र विसरण का मतलब यह था कि जब किसी पात्र के अंदर जल भरा जाता है और उस जल में 2 प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ रखे जाते हैं। अब उन दोनों पदार्थों के अणुओं की जो गति और दिशा होती है वो एक दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होती, बल्कि वो अणु स्वतंत्रता पूर्वक बिना प्रभावित हुए अपने अपने दिशाओं में अपने अपनी गति के अनुसार क्या करते हैं, वो मूव करते हैं या गति करते हैं। क्लियर? तो इसको कहा था अपने स्वतंत्र विसरण। फिर उसके बाद में आया था कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें मेजर रूप से अपन ने 3 कारक बताए थे मैंने। पहला बताया था आपको ताप। ताप का मतलब यह था कि जब किसी पदार्थ के अणुओं को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है
और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। यानी ऊर्जा लेकर के वो फास्टली दूर दूर जाते हैं। इसका मतलब विस्तरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधा सा मतलब है, टेम्परेचर में यदि इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, तो विस्तरण की जो रेट होती है वो बढ़ती है। क्लियर। दूसरा बताया था मैंने घनत्व, और विस्तरण की जो दर होती है वो पदार्थ के, जो पदार्थ होता है विलेय पदार्थ, उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी पदार्थ के अणुओं का जो घनत्व है उस घनत्व का वर्गमूल होगा, और वर्गमूल के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा बताया था मैंने दाब प्रवणता, यानी प्रेशर ग्रेडियंट। दाब प्रवणता का मतलब यह था कि जब किसी तंत्र के अंदर दाब बढ़ाया जाता है तो दाब बढ़ने के कारण विस्तरण की दर बढ़ जाती है। ये अपन ने कुछ कारक देखे थे जो विस्तरण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर ये देखा था कि पादपों के अंदर विस्तरण कौन कौन सी क्रियाओं में सहायक होता है, ये चीज देखी थी। तो उसमें देखा था कि पादप और वातावरण के मध्य जो गैसों का विनिमय होता है, O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो विस्तरण के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में देखा था कि पादपों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो जो वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं पानी को, वो भी किसके द्वारा होता है, विस्तरण के द्वारा होता है। इसके अलावा पादप मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है मृदा से, वो भी किसके द्वारा होता है, वो भी विस्तरण के द्वारा होता है। इतनी बातें अपन देख चुके थे। आज अपना पॉइंट होता है पारगम्यता, परमेबिलिटी। तो आज का पॉइंट है पारगम्यता। पारगम्यता क्या होती है, देखिए पॉइंट है पारगम्यता, और इसे परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। पारगम्य किसे कहते हैं? पारगम्यता कोशिका का एक गुण होता है। कोई भी कोशिका है, और इसमें जनरली अपन पादप कोशिका की चर्चा करते हैं। तो पादप कोशिका का एक गुण होता है, और उसी गुण के कारण कोई पदार्थ या तो कोशिका के अंदर जाता है या कोई पदार्थ बाहर आता है। तो पदार्थ का अंदर जाना और बाहर आना किस गुण के द्वारा प्रभावित होता है, पारगम्यता के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी पादप कोशिका है, ये कोई आपकी पादप कोशिका है, और इस पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति है। ये क्या है, ये कोशिका भित्ति। ये चारों तरफ से इसको कवर कौन करता है, कोशिका भित्ति, जिसको अपन सेल वॉल कहते हैं। ये कोशिका भित्ति इसको चारों तरफ से क्या करेगी, कवर करेगी। ये आपकी कोशिका भित्ति है। तो इसको मैं लेबल कर देता हूं, ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे अपन सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर की तरफ है, ये है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसी को कह देते हैं। इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली, और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में देखेंगे यहां अंदर की तरफ जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और अंदर अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये आपको पता है ये रिक्तिकाएं होंगी, क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये रिक्तिकाएं होंगी। वैसे देखें तो पादप कोशिका में केंद्रक सेंटर पार्ट में नहीं होता, बल्कि परिधि की ओर पाया जाता है। परिधि की ओर क्यों पाया जाता है केंद्रक? क्योंकि पादप कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और ये रिक्तिकाएं जो छोटी छोटी होती हैं प्रारंभ में, लेकिन बाद में ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं आपस में मिल करके और एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। और इस बड़ी रिक्तिका के कारण से जो केंद्रक होता है वो बीच में न होकर के और साइड में यानी परिधि की ओर चला जाता है। क्लियर। अब आपको पता है ये एक पादप कोशिका है।
अब पादप कोशिका में या तो बाहर से कोई पदार्थ आएगा अंदर, ये मान लीजिए कोई पदार्थ के कण है या पदार्थ के अणु हैं, या तो पदार्थ के अणु क्या होंगे, अंदर आएंगे, या फिर किसी पदार्थ के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। जब कोई पदार्थ अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो इसका सामना किससे होगा, इसका सामना होगा या तो कोशिका भित्ति से या फिर कोशिका झिल्ली से, इनसे होगा। अब या तो कोशिका झिल्ली उनको जाने देगी या फिर कोशिका झिल्ली इनको जाने नहीं देगी। तो इस प्रकार का ऐसा गुण, कोशिका का ऐसा गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ या तो अंदर आए या फिर कोशिका से बाहर जाए, इस गुण को कहते हैं अपन क्या, पारगम्यता। क्लियर। अब पारगम्यता जो होती है, पारगम्यता डिपेंड करती है कोशिका भित्ति पर या कोशिका झिल्ली पर। तो पारगम्यता के आधार पर जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति है या वो परत है जिससे पदार्थ का सामना होता है, वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पारगम्यता। एक होती है पारगम्य, एक होता है पारगम्य, एक होता है चयनात्मक, चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, और एक है अपारगम्य, अपारगम्य। तो पारगम्यता के आधार पर जो कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पारगम्य, एक होता है चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, और एक होता है अपारगम्य। क्लियर। अब इसको आप अलग अलग प्रकार से समझ सकते हो। कैसे, देखो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं पारगम्य। पारगम्य, पारगम्य का मतलब यह होता है जब किसी कोशिका में विलायक और विलेय के कण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अपन पारगम्य। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि या तो कोई विलायक के कण, और विलाय के रूप में आपको बताया था मैंने, सार्वत्रिक विलाय कौन होता है, जल के अणु, ठीक है, या विलेय कण, या विलेय कण। तो मैंने क्या कहा कि विलायक और विलेय के कण, चाहे विलाय के हों और चाहे विलेय के हों, ये स्वतंत्रता पूर्वक आदान प्रदान हो। आदान प्रदान का मतलब है कोशिका, जैसे मान लीजिए कोशिका है और कोशिका के अंदर मान लीजिए इसको अपने एक पात्र में रख देते हैं अपन, ये पात्र है और पात्र में मान लीजिए ये विलयन है। क्या है ये, विलयन, और ये इसका जीव द्रव्य है। तो ये तो है पादप कोशिका, ये तो क्या है, पादप कोशिका, ठीक है, और ये है पात्र, और इस पात्र में ये क्या है, विलयन। आपको पता है विलयन है, तो विलयन में दोनों चीजें हैं, विलायक भी है और विलेय भी है। विलायक, विलयन में क्या क्या मिलेगा आपको, विलायक भी है और प्लस विलेय भी है, क्योंकि विलायक और विलेय दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। आपको पता है ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में भी विलायक भी है और विलेय भी है, क्योंकि जीव द्रव्य का अधिकांश भाग जल का बना होता है, और जल किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। और इस जल के अंदर बाकी पदार्थ भी घुले होते हैं जिनमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो वो पदार्थ किसका कार्य करेंगे, विलेय का कार्य करेंगे। अब इस झिल्ली में से, ये आपको पता है, इसके चारों तरफ है कोशिका भित्ति पे, सबसे पहले कोशिका भित्ति आएगी, फिर अंदर क्या आती है, कोशिका झिल्ली आती है। तो जब इनमें से विलायक और विलेय के पदार्थ स्वतंत्रता पूर्वक यदि आ जा पाते हैं, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं अपन, पारगम्य कहते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन, पारगम्य। और पारगम्य का जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल है वो है कोशिका भित्ति। इसका मतलब है जो कोशिका भित्ति है वो पारगम्य की तरह कार्य करती है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल विलायक और विलेय दोनों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, पदार्थों को आने जाने देती है।
क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर? आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि निम्न में, जैसे प्रश्न डाल देता है कंपटीशन में कि निम्न में से कौन सी जो परत है वो पारगम्य की तरह कार्य करती है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो किसकी तरह कार्य करती है? वो कार्य करती है किसकी तरह? आपकी कोशिका भित्ति किसकी तरह कार्य करती है? पारगम्य की तरह कार्य करती है। क्लियर? फिर उसके बाद में देखते हैं देखो दूसरा आता है, और दूसरा है चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्यता। चयनात्मक या विभेदात्मक का मतलब यह होता है कि सभी पदार्थों के लिए ये जो परत होती है वो पारगम्य नहीं होती है। कुछ पदार्थों को ज्यादा देने जाने देती है और कुछ पदार्थों को कम जाने देती है। इसका मतलब वो पहले सिलेक्शन करती है कि कौन सा पदार्थ ज्यादा मात्रा में जाएगा और कौन सा पदार्थ कम मात्रा में जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए ये कोई कोशिका है और ये कोशिका की झिल्ली है। ये तो है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली में ये रिक्तिकाएं हैं, यहाँ केंद्रक है, ये केंद्रक है और बाकी अन्य जीव द्रव्य है। ये बाकी क्या है? जीव द्रव्य। ये क्या हो गई? रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। और रिक्तिका की जो ये जो लेयर होती है ना, रिक्तिका की ये जो परत होती है, रिक्तिका का जो ये बाहरी आवरण होता है, ये बाहर वाला आवरण कहलाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। ध्यान रखना, रिक्तिका वैक्यूल जो होती हैं, इन रिक्तिकाओं के चारों तरफ के आवरण को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक कोशिका झिल्ली और एक है टोनोप्लास्ट। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो विलायक के अणुओं को, विलायक के अणुओं का मतलब ये हुआ कि जल के अणुओं को तो ज्यादा जाने देती है, विलायक के अणुओं को तो ज्यादा जाने देती है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो विलेय के कण होते हैं, विलेय के अणुओं के लिए क्या होती है? कम पारगम्य होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी कोशिका झिल्ली और जो टोनोप्लास्ट होती हैं, दोनों कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट जो होता है वो विलायक के अणुओं को तो आसानी से, यानी जल के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य होती है, उनको तो आसानी से जाने देती है। लेकिन जो विलेय के पदार्थ होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं, उनको बहुत कम जाने देती है और जाने से पहले उनकी स्टडी करती है कि कौन से पदार्थ के अणु हैं, कौन से के नहीं हैं। तो जब कोई परत एक विशेष अणु को तो आसानी से जाने दे और एक अणु को कम जाने दे, इस प्रकार से दोनों अणुओं में विभेद हो गया। एक कण को ज्यादा जाने दे रही है, एक को कम जाने दे रही है, इसलिए इस परत का नाम पड़ जाता है चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्यता। और चयनात्मक और पारगम्य जो विभेदात्मक पारगम्यता है, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। इसके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण, यानी पादप कोशिका में ऐसी कौन सी परत है जो चयनात्मक और विभेदात्मक पारगम्यता की तरह कार्य करती है। तो इसमें एक तो आ जाती है कोशिका झिल्ली और एक क्या आ जाता है? टोनोप्लास्ट। अब आपको मैंने बता दिया कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, ये भी बता दिया मैंने कि जो रिक्तिका होती हैं और इन रिक्तिकाओं को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। इन रिक्तिकाओं के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो आवरण कहलाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। तो आपकी पारगम्य हो गई, आपकी चयनात्मक और विभेदात्मक पारगम्यता हो गई। एक इसी में आती है अर्ध पारगम्यता, एक होती है अर्ध पारगम्य, इसी में आती है अर्ध पारगम्य।
इसी में आती है अर्ध पारगम्य या अर्ध पारगम्यता। यानी अर्ध पारगम्यता का वैसे एक डायरेक्ट बात बताऊं मैं, अर्ध पारगम्य की तरह कार्य कौन करता है, इसका एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या इसका एग्जाम्पल दूसरा ये हो सकता है प्लाज्मा झिल्ली। क्योंकि कोशिका झिल्ली कह दो या प्लाज्मा झिल्ली कह दो या कोशिका कला कह दो या सेल मेम्ब्रेन कह दो, एक ही चीज है ये। तो अर्ध पारगम्य की तरह अब आपके कन्फ्यूज ये होगा कि साहब कोशिका झिल्ली का एग्जाम्पल आपने विभेदात्मक और चयनात्मक पारगम्यता में बताया था, और यही कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली का एग्जाम्पल आपने कहाँ बता दिया, यहाँ पर अर्ध पारगम्य में बता दिया। तो ये कहता है कि विशेष परिस्थिति में कई बार, सभी बार नहीं, हमेशा नहीं कह रहा ये, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो जल के अणुओं को तो आसानी से आर पार आने जाने देती है, लेकिन विलेय के कणों को वो आने जाने नहीं देती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका है कोई, ये पादप कोशिका है, और पादप कोशिका में ये रिक्तिकाएं हैं, और रिक्तिकाओं के बीच में ये आपका केंद्रक है, और ये बाकी जीव द्रव्य है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये अब यहां पर मैंने इसको सेल वॉल नहीं दिखाई, मैंने यहाँ कोशिका भित्ति नहीं दिखाई, यहाँ केवल मैं कोशिका झिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको पता है जीव द्रव्य के चारों तरफ, जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरने वाले जो परत होती है, ये परत क्या कहलाती है, ये परत कहलाती है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब मान लीजिए ये एक पात्र है, ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी पादप कोशिका है, ये क्या है, पादप कोशिका, और पादप कोशिका का ये जो आवरण है, ये आवरण क्या है, ये परत है, वो है कोशिका झिल्ली। क्या है ये, कोशिका झिल्ली। क्लियर? अब इस पात्र के अंदर आपने विलयन भर लिया, क्या भर लिया, विलयन, विलयन भरा है, इसका मतलब है ये विलयन है। अब इस विलयन में, जैसे मान लीजिए विलयन है, अब इस विलयन में दोनों चीज हैं, विलायक भी है और विलेय भी है, ठीक है। अब आपको पता है जब सांद्रता में अंतर होता है तो या तो कोशिका जो झिल्ली का अंदर का जो रस है वो, उसमें से जल है वो बाहर आएगा, या फिर बाहर से जल क्या होगा, पादप कोशिका में जाएगा। तो यहां पर देखिए जल या तो चाहे यहां से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए, ठीक है। तो इसको सामना किससे करना पड़ रहा है, कोशिका झिल्ली से। अब ये कोशिका झिल्ली है वो केवल जल के अणुओं को ही या तो बाहर से अंदर जाने दे रही है या फिर अंदर से बाहर आने दे रही है। यहां पर जो विलेय के पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकूं कि जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली वो क्या है, जल के लिए पारगम्य, जल के लिए क्या है, ये पारगम्य, जल का मतलब विलय अणु, लेकिन विलेय कणों के लिए क्या होती है, ये अपारगम्य होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको अपन पारगम्य भी कह सकते हैं और अपारगम्य भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल के अणुओं को तो जाने दे रही है तो वो तो हो गई पारगम्य, लेकिन विलेय के कणों को ये जाने नहीं दे रही है तो वो क्या हो गई, अपारगम्य। तो इसका मतलब इसको क्लियर ना तो पारगम्य कह सकते और ना अपन अपारगम्य कह सकते, इसको अपन रख देते हैं सेमी परमेबल यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर? और अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो हमेशा नहीं रहती है, वो विशेष परिस्थिति के अंदर ही ऐसा कार्य करती है। क्लियर? तो आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी। एक होता है अपारगम्य, एक होता है अपारगम्य, अपारगम्य।
नॉन परमेबल बोलते हैं इसको। अपारगम्य का मतलब क्या होता है? अपारगम्य का मतलब यह होता है कि जब पादप कोशिका की जो परत हो वो ना तो विलय के अणुओं के लिए और ना विलेय के अणुओं के लिए पारगम्य हो, यानी ना तो जल के अणुओं को आर पार जाने दे और ना किसी विलेय के अणुओं को आर पार जाने दे, कोई भी पदार्थ आर पार नहीं आ जा पाए। ये मान लीजिए ये पादप कोशिका है और पादप कोशिका को इस पात्र में रखें अपन, पात्र में विलयन भरा हुआ है, ये विलयन है, विलयन में विलायक भी है और विलेय भी है। अब ये जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका में ना तो जल के अणु आर पार जा पा रहे और ना विलेय के पदार्थ आर पार जा पा रहे। इसका मतलब कोई पदार्थ ना तो बाहर से अंदर जाएगा और ना अंदर से बाहर आएगा, तो ऐसी परत को कह देते हैं अपारगम्य। और इसका एग्जाम्पल है उपत्वचा और कॉर्क या काग जिसको अपन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, एक तो उपत्वचा, इसी को अपन क्यूटिकल भी कह सकते हैं, क्यूटिकल, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है क्यूटिकल, हिंदी में उपत्वचा कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। और एक होता है काग जिसको कॉर्क कहते हैं, कॉर्क, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं? उपत्वचा और काग जो एग्जाम्पल है वो अपारगम्य है। आपके एक दिमाग में और आती होगी कि ये उपत्वचा क्या होती है और क्यूटिकल क्या होती है, ये एक ही चीज है वैसे। तो क्यूटिकल का निर्माण होता है क्यूटीन से, इसका निर्माण होता है क्यूटीन से, ठीक है। और क्यूटीन एक मोम जैसा पदार्थ होता है और मोम जैसा जो पदार्थ होता है वो एक पतली परत के रूप में पाया जाता है और उससे क्यूटीन की जो पतली परत बनती है वो कहलाती है क्यूटिकल। ये जल की हानि को कम करती है, वाष्पोषण को कम करती है। और इसका एग्जाम्पल देखा होगा, जो पीपल की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को देखना आप अच्छी तरह, वो जो पीपल की पत्तियां होती है वो ऊपर से चिकनी होती हैं। कैसी होती है? चिकनी, जैसे उनके ऊपर कोई मोम लगा रखा हो और उसको देखोगे तो उसके ऊपर से एक पतली परत निकलती है, एक पतली परत के रूप में उखड़ती है। तो जो ऊपर जो मोम जैसी पतली परत होती है वो क्यूटीन से बनी होती है और उस परत को कहते हैं क्यूटिकल परत। और ये जो परत होती है वो पदार्थों के लिए अपारगम्य की तरह कार्य करती है। तो दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, पारगम्य का एग्जाम्पल बताया मैंने कोशिका भित्ति, इसके बाद में चयनात्मक या विभेदात्मक का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट। इसके अलावा बताया मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली और इसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कोशिका झिल्ली। और अपारगम्य का मैंने बताया आपको एक तो क्यूटिकल यानी उपत्वचा और एक काग बताया मैंने। क्लियर? तो आज का पॉइंट इतना ही है और कल अपन देखेंगे परासरण। क्या देखेंगे? परासरण, ओस्मोसिस देखेंगे। परासरण क्या होता है इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे। और इसके अलावा परासरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। और फिर देखेंगे अपन परासरण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।